हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 चालू करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बार बार ना इकोनॉमिक्स ही करवा रहे हैं और कोई सब्जेक्ट तो करवा ही नहीं रहे हैं। इसको पहले समाप्त कर लेते हैं वो इकोनॉमिक्स का, उसके बाद फिर हम लोग बायोलॉजी का करेंगे। धीरे धीरे हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ करते रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। आज हमने गेस करके क्वेश्चन दिया है फिजिक्स का। आप मेरे चैनल पर नए हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमें भी चाहिए, और अगर नज़दीक हो तो मेरे एकंगर्स राय से आप मिथुन क्लासेस यहाँ से ले जा सकते हैं। एकंगर्स राय मिथुन क्लासेस। चलते हैं बाबू, शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने क्या है देखिएगा। सवाल आपके सामने है, देखो चैप्टर नंबर 5 है रोजगार एवं सेवाएं। क्या है? रोजगार एवं सेवाएं। चैप्टर नंबर 5 में लिखता है कौन सा सेवा गैर सरकारी सेवा है। कौन सा सेवा गैर सरकारी सेवा है? वित्त सेवा या सैन्य सेवा या मॉल सेवा या रेल सेवा। कौन जो सेवा है वो गैर सरकारी सेवा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ग हो जाएगा। मॉल सेवा जो है ना वो गैर सरकारी सेवा है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दूसरा नंबर आपके सामने है। क्या लिखता है? दूसरा सवाल लिखता है इनमें से कौन एक बीमारू राज नहीं है। 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 देख लेते हैं, फिर से समझना बुआ क्या क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है? क्या लिखा कि इनमें से कौन एक बीमारू राज नहीं है। बिहार या मध्य प्रदेश या कर्नाटक या उड़ीसा। बीमारू, इसका अगर पूरा नाम देख लेते हैं, देखना बुआ बीमारू, BIMARU बीमारू। तो कौन कौन अगर है हम बात कर लेते हैं तो BI से याद रखिएगा बिहार, MA से याद रखिएगा मध्य प्रदेश, MA से मध्य प्रदेश। देखो हमने क्या कहा, BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से बाबू राजस्थान, R से क्या राजस्थान, U से उड़ीसा, U से उड़ीसा। तो 4 राज्य बीमारू राज्य है। इसका मतलब बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा है। तो कौन नहीं है? तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, ये सवाल कई बार पूछा गया, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। चलते हैं अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल में क्या लिखता है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा गया। ये सवाल बार बार दोहरा रहा हुआ। जो क्षेत्र की बात करें तो 3 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है प्राथमिक, तो प्राथमिक में याद रखना बुआ कृषि को कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन क्षेत्र? कृषि क्षेत्र। एक होता है बाबू द्वितीयक, एक क्या होता है? द्वितीयक। तो द्वितीयक में याद रखिएगा उद्योग को कहा गया, द्वितीयक में उद्योग को कहा गया। एक याद रखिएगा तृतीयक, और तृतीयक में याद रखिएगा सेवा क्षेत्र को कहा गया। तो 3 क्षेत्र, प्राथमिक में कृषि, द्वितीयक में उद्योग, तृतीयक में सेवा क्षेत्र। यहाँ क्वेश्चन में क्या था? यहाँ क्वेश्चन में है बाबू कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा या उद्योग या कृषि। तो कृषि पहला हो जाएगा, उद्योग दूसरा क्षेत्र हो जाएगा, तो सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। चलते हैं अगला सवाल। किस क्षेत्र को, अगला लिखता है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा गया, सेवा या कृषि या उद्योग। अभी हमने कहा था वह किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। आंसर बात कमेंट बॉक्स में करिए। तो वह द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा उद्योग। द्वितीयक क्षेत्र क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। कृषि हो जाएगा प्रथम क्षेत्र, सेवा हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र कौन हो जाएगा? उद्योग। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आप देख रहे हैं कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक हैं। तो मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक कितने हैं? 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं या 8 हैं। तो बताओ हुआ मानव पूंजी निर्माण के कितने घटक हैं? तो आंसर नंबर मारिएगा 5, ऑप्शन नंबर ग। क्या मारिएगा? 5 मारिएगा, ऑप्शन नंबर ग मारिएगा। चलते हैं अगला सवाल, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन लिखता है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है या शिक्षा क्षेत्र है या विज्ञान क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो क्या है? तीसरा क्षेत्र। तो याद ना हुआ, तीसरा जो क्षेत्र है अभी हम लोगों ने देखा था सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क। 6 के बाद हम 7 के आ रहे हैं, 7 में आते हैं। 7 आप देख सकते हैं आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक अर्थात कृषि, द्वितीय अर्थात उद्योग और तृतीय अर्थात क्या हुआ हम लोग कह सकते हैं सेवा। पहला में कहा कृषि, पहला में हमने क्या कहा? कृषि। दूसरा में हमने कहा हुआ उद्योग, दूसरा में क्या कहा? उद्योग। और तीसरा में हम लोग क्या ने कहा? सेवा।
राइटिंग थोड़ा सा अजीब लगता है लिखने में, पर आप समझिएगा हम बोल रहे हैं कृषि, उद्योग और सेवा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल आप देख सकते हैं कि ज्वार रोजगार, यहाँ रोजगार हुआ, ज्वार रोजगार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? जवाहर रोजगार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? जवाहर रोजगार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। अगर ऑप्शनल भी नहीं पता चल रहा है कि ऑप्शनल क्या है, किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया, नहीं, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन गलत है। वो ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह देख रहे हैं, वह क्वेश्चन गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? गलत है। चलते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल आप देख सकते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या लिखता है देख लेते हैं, वह 9 नंबर सवाल में क्या लिखता है। 9 नंबर सवाल, चलो 9 नंबर सवाल देखो, अब देखो बेहतर है। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? प्रारंभिक शिक्षा को, या माध्यमिक शिक्षा को, या उच्च शिक्षा को, या तकनीकी शिक्षा को? तो भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? इस सवाल को एक बार चेक कर लीजिएगा, वो हमें याद नहीं है। 9 नंबर सवाल को आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में लिखता है कै नंबर 10 नंबर सवाल, भारत को किस उद्योग क्षेत्र में अधिक सफलता मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा जा चुका है हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, या दोनों के क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत को जो सफलता मिला है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत को सफलता मिला है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आप देख सकते हैं। 11 नंबर में लिखता है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है कृषि क्षेत्र में, या उद्योग क्षेत्र में, या सेवा क्षेत्र में, या कोई नहीं। मतलब जो देश विकसित कर चुका है, विकास कर चुका है, जिसको हम लोग विकसित कहते हैं, जिससे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होती है, उन देशों में जो जनसंख्या होता है वह किन क्षेत्रों में ज़्यादा काम करता है? तो ज़्यादा हुआ औद्योगिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। औद्योगिक क्षेत्र में ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर में देख रहे हैं कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, या संचार सेवाओं द्वारा, या वाणिज्यिक सेवाओं द्वारा, या इनमें से सभी? तो सेवा क्षेत्र का जो निर्माण होता है, इनमें से सभी मारिएगा, वह घ ऑप्शन। इनमें से सभी घ ऑप्शन मारिएगा, इनमें से सभी, मतलब परिवहन सेवाओं द्वारा भी, संचार सेवाओं द्वारा भी, वाणिज्यिक सेवाओं द्वारा भी, और इनमें से सभी, तो ऑप्शन इनमें से सभी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 13 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, क्या लिखता है? एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा गया? एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा गया है? प्राथमिक क्षेत्र को, या द्वितीयक क्षेत्र को, या तृतीयक क्षेत्र को, या इनमें सभी? सवाल को बार बार दोहरा देता है। सेवा क्षेत्र में हम लोग क्या पढ़े थे बुआ? तो सेवा क्षेत्र के अंदर में तृतीयक क्षेत्र रखा गया, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 14 आते हैं। 14 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, क्या लिखता है कि एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना का निर्माण क्या होता है? एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना, अर्थव्यवस्था की जो आधारभूत संरचना होता है उसके निर्माण करने में कौन भूमिका निभाता है? कृषि द्वारा होता है, या उद्योग द्वारा होता है, या सेवा द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो वह कृषि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आप ये मारिएगा। चलते हैं अगला सवाल, 15 नंबर सवाल। 15 नंबर क्वेश्चन लगता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, या फिर पेट्रोलियम है, या फिर विद्युत है, या इनमें से सभी है? तो ऊर्जा का जो स्रोत है वो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप देख रहे हैं 16 नंबर सवाल में, क्या लिखता है कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत ईजी है। आपने वह याद करो, आप मार सकते हैं, आप लोग मार सकते हैं। झुंझुनू एकदम बहुत ईजी सवाल है, आप लोग मार सकते हैं कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो याद ना, दिल्ली, या मुंबई, या बेंगलुरु, या चेन्नई? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग बुआ, बेंगलुरु। बेंगलुरु बुआ, कौन? बेंगलुरु। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में बताइए बाबू क्या लिखता है? अगला सवाल में क्या लिखता है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सबसे अधिक विकास हुआ है? विगत वर्षों में बिहार में कौन क्षेत्र का सबसे अधिक विकास हुआ? कृषि क्षेत्र का, या औद्योगिक क्षेत्र का, या सेवा क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ इनमें से सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कृषि क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। चलते हैं अगला सवाल की ओर।
अगला सवाल आप देख सकते हैं क्या लिखता है कि खाली स्थान में लिखता है ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना है। खाली स्थान में क्या लिखता है कि बताइए कौन जो है ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना है, मनरेगा या स्वयं सहायता समूह। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ये मनरेगा। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मनरेगा। रट जाना बुआ मनरेगा मनरेगा। ग ऑप्शन की बात करें तो ग ऑप्शन में दोनों है, ग ऑप्शन में क्या है दोनों है, और ग ऑप्शन के बाद घ ऑप्शन की बात करें तो इनमें से कोई नहीं है। तो क्या मारिएगा ऑप्शन नंबर बुआ क मारिएगा मनरेगा 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 यहाँ भराएगा। यहाँ क्या भरिएगा मनरेगा भरिएगा। मनरेगा ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना है। तो 18 क्वेश्चन था, देख लेते हैं वो अगला चैप्टर की ओर। 18 क्वेश्चन चलो 18 ही क्वेश्चन था वो 18 ही क्वेश्चन था। चैप्टर नंबर 5 की बाद 6 की शुरुआत होता है। तो 5 नंबर चैप्टर में 18 क्वेश्चन। 18 में बताइए आपने कितना सही जवाब दिया। 18 क्वेश्चन में कितना सही जवाब दिया। चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 में क्या लिखता है। चैप्टर 6 का नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण एक प्रकार की वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ता है, जिसमें स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय हो सके। वैश्वीकरण के कारण वह किसी भी देश में ज़्यादातर लाभ होता है, हानियाँ बहुत कम होती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आने लगती है और किसी भी देश से अलग अलग वस्तुएं विदेशों में जाने लगती हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। चलते हैं आगे बुआ, चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। वैश्वीकरण में पहला सवाल आपके सामने लिखा है। क्या लिखता है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 1 है या 2 है या 5 है या 4 है। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है बाबू वो 5 है, ऑप्शन नंबर ग। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 5 है, ऑप्शन नंबर ग। वैश्वीकरण के कितने अंग हैं, 5 अंग है, ऑप्शन नंबर ग। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि भारत में आर्थिक नीति की घोषणा कब लागू किया गया था। भारत में आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी, 1981 या 1991 या 1985 या 2001। आर्थिक नीति की घोषणा कौन, आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी। तो याद रखना सही ऑप्शन नंबर ख 1991। ऑप्शन नंबर ख 1991। ऑप्शन नंबर ख 1991। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है तीसरा में। क्या लिखता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति बाबू लागू किया गया था 1991 में। नई आर्थिक नीति को लाया था, कब लाया था, 1991 में नई आर्थिक नीति को लाया गया था। और उसमें किसको शामिल किया गया, उदारीकरण को या निजीकरण को या वैश्वीकरण को या उपयुक्त में से सभी। तो याद रखना बुआ इनमें से सभी के सभी को, इनमें से सभी को नई आर्थिक नीति के तहत इनमें से सभी को लाया गया था। निजीकरण भी आया है, उदारीकरण भी आया है और वैश्वीकरण भी इनमें से सभी के सभी आया है। आप आज 4 नंबर सवाल में देख सकते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना या विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक लगाना या व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना का प्रवाह देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना या बाबू इनमें से कहता है कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन आप देख सकते हैं ग हो जाएगा कि व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रभाव द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना। तो इसका सही ऑप्शन चौथा का जो हो जाएगा वो ग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चौथा का ग नंबर सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में हम देख रहे हैं क्या लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन होती है। विश्व बैंक होता है, IMF होता है या UNO होता है या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा क विश्व बैंक। कौन हो जाएगा क विश्व बैंक। 5 का क हो जाएगा। 6 आप देख सकते हैं। 6 नंबर में लिखता है भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी कब। भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी कब, जुलाई 1980 में या जुलाई 1985 में या जुलाई 1991 में या जुलाई 2001 ईस्वी में। तो बताइए वो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा झुनझुन, इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल बताइए बुआ, बहुत ईजी सवाल है झुनझुन, एकदम बहुत ईजी सवाल। अब बता सकते हैं छोटू, बता सकते हैं, बताइए इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ईजी है झुनझुन कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है।
अभी इसके पहले बोले थे कि 1991 में लाया गया था, तो बताइए आप झुंझुनू कि 1991 में किसको लाया गया था, उदारीकरण को कि निजीकरण को कि वैश्वीकरण को कि इनमें से सभी को। तो सरकार की नई आर्थिक नीति का अंक कौन है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ। क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन, दोनों हिंदी में विश्व व्यापार संगठन और इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई कब, 1990 या 1995 या 2001 या 2005। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुआ था 1995 हुआ था, ऑप्शन नंबर ख। कब हुआ था, 1995 में, एकदम रट जाना हुआ 1995 में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। आप यहाँ से बताइए झुंझुनू, एक सवाल बताइए, यहीं से सवाल बताइए कि जब विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था तो उस समय संस्थापक देश कौन था, अर्थात WTO का संस्थापक किसने किया था, तो बाबू भारत ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्थापक देश पूछा जाता है, बताइए संस्थापक देश कौन रहा, तो संस्थापक देश में याद रखना हुआ भारत रहा था। संस्थापक देश कौन रहा, भारत। एक सवाल और बताइए झुंझुनू यहाँ से, क्या बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो याद रखना जेनेवा में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अर्थात इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि मुख्यालय कहाँ है विश्व व्यापार संगठन का, तो जेनेवा में है। कहाँ है बाबू, जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा में, याद रखना। स्थापना कब हुआ था, 1995 में। स्थापना कब हुआ था, 1995 हुआ था, स्थापना 1995। संस्थापक देश कौन रहा, तो संस्थापक देश सर भारत रहा। कौन रहा बाबू, भारत रहा। मुख्यालय कहाँ, जेनेवा में। कहाँ झुंझुनू, जेनेवा में। कहाँ झुंझुनू, जेनेवा में। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या लिखता है कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है, परिवहन एवं प्रौद्योगिकी का विकास, या विपणन प्रणाली में सुधार, या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, या बैंकिंग सेवाओं का विकास। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है। इस सवाल को आप चेक कर लीजिएगा, बेहतर होगा वो गलत बताने से। आप चेक कर लीजिएगा, 9 नंबर सवाल को आप चेक कर लीजिएगा। चलते हैं वो 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल आपके सामने है। 10 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन 10 में, कहता है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा, क्या लिखा, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है। निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है, क्या हमने कहा, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है। नए कारखानों की स्थापना करना, या अस्थायी कंपनियों को खरीद लेना, या अस्थायी कंपनियों से साझेदारी। तो ऑप्शन नंबर यही बाबू याद रखना, ऑप्शन नंबर घ, साझेदारी। और चलो साझेदारी, ऑप्शन नंबर घ चेक लेना। एक बार इसको भी चेक ही कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। 10 का चेक ही कर लीजिएगा। चलते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, फोर्ड मोटर्स है, या कोका कोला है, या सैमसंग है, या इनमें से सभी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है ना बुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है ना, इनमें से हमारा सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि फोर्ड मोटर्स भी है, कोका कोला भी है, सैमसंग भी है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी मारेगा। इसके पहले वाला सवाल में आपसे हमने क्या कहा था, इसके पहले वाले सवाल को फिर से एक बार चेक करिए। इसके पहले वाला सवाल में क्या हमने कहा था, हमने कहा था कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे समान तरीका क्या है। तो इसका आंसर नंबर घ मारिएगा, सभी मारिएगा, सभी के सभी मारिएगा इसका आंसर। चलते हैं अगला सवाल। हमने क्या कहा, अगला सवाल हमने क्या कहा था, बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो इनमें से सभी हमने कहा था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप क्या देख सकते हैं, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल में लिखता है कि वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है बाबू, वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, या पूंजी का मुक्त प्रवाह, या प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, या इनमें से सभी। तो बताओ बाबू क्या ऑप्शन होगा कि वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भी आप देख ही रहे हैं क्या आंसर हो सकता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप क्या लिखता है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। वैश्वीकरण से बिहार के, हम लोग बिहार के निवासी हैं, तो आप बताइए झुंझुनू कि इससे का आंसर आप क्या दीजिएगा।
वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला है? कृषि एवं पशुपालन को, या पर्यटन को, या विनिर्माण को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन, तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा क, कृषि एवं क्या हुआ? पशुपालन। चलते हैं अगले सवाल, 13 के बाद 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को, पार्ले समूह के जो थम्सअप ब्रांड था उसको किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? नोकिया, या एलजी, या कोका कोला, या रिबॉक? तो सही ऑप्शन में हो जाएगा ग, कोका कोला। क्या हुआ? कोका कोला। कोका कोला ऑप्शन नंबर ग। अगला सवाल 15 में लिखता है कि वैश्वीकरण से आम आदमी लाभान्वित, वैश्वीकरण से आम आदमी को क्या हुआ? लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, या लाभ संदेहात्मक है या हानि में रहा है? तो बताइए वैश्वीकरण से क्या हुआ? क्या हुआ? लाभान्वित हुआ है कि नहीं हुआ है? तो लाभ हुआ। आम आदमी को क्या हुआ है? लाभ हुआ है, क्योंकि छोटी छोटी वस्तुएं आ गई है और जब कंपटीशन बढ़ा तो वहाँ पर दाम वस्तुओं का हुआ जो कीमत था वो गिर गया, इसलिए आम आदमी को लाभ हुआ है। अगला सवाल चलते हैं। वैश्वीकरण का अभिप्राय विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को से क्या है? जोड़ने से कि तोड़ने से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? वैश्वीकरण का अगर आपको परिभाषा याद होगा तो यहाँ से वो आराम से बन सकता है कि वैश्वीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं कि तोड़ते हैं? वह तो जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल में आपसे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया? ये तो और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीबीआई बुआ एकदम, कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया? बेंगलुरु, या दिल्ली, या मुंबई, या चेन्नई? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा कब हुआ? बेंगलुरु बन चुका है। कौन बन चुका है? बेंगलुरु। अगला सवाल 18 में लिखता है किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? मार्शल, या एडम स्मिथ, या पीगू, या रॉबिन्स? तो इसका सही ऑप्शन तो हमें पता नहीं बाबू, अब चेक कर लीजिएगा 18 नंबर सवाल को एक बार फिर से इस पर देख लीजिएगा। 18 के बाद 19 में आते हैं। 19 में क्या लिखता है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? एगो नोकिया दिया है, एगो डाबर दिया है, एक और हुआ सैमसंग है। सैमसंग है। कौन है? सैमसंग है। सैमसंग। और फिर कहता है इनमें से कोई नहीं। तो कहता है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बाबू कौन हुआ? डाबर। बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से कौन है? तो डाबर है। इसके पहले एक सवाल और आया था, कौन आया था? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहने चल गया यहाँ, कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो यहाँ हुआ सैमसंग भी है। इसका मतलब वहाँ हमारा ऑप्शनल नंबर जो था वो हमारा क्या क्या था? एक सेकेंड, सवाल को थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा इस सवाल को। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन? बहुराष्ट्रीय कंपनी है नोकिया, या डाबर, या सैमसंग? सैमसंग, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी चेक लिया से तो डाबर होना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? डाबर। डाबर बहुराष्ट्रीय कंपनी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल के 20 नंबर सवाल आप देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? लिखता है कि देश की कितना प्रतिशत जनसंख्या मूलतः सुविधाओं से वंचित है? देश की कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है ना मूलतः सुविधाओं से वंचित है? 8%, या 85%, या 70%, या 75%? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, 85%। क्या हो जाएगा? ख, 85%। इसके पहले जो 19 नंबर सवाल देखा हुआ उस 19 सवाल में हम कंफ्यूज कर जा रहे हैं। अब देख लीजिएगा एक बार हुआ 19 नंबर सवाल में, अब जरूर चेक कर लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। गलती करने का मतलब बाबू हो सकता है यही सवाल बोर्ड में आ ही जाए, तो बेहतर है कि आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। हमने देखा हुआ एक और चैप्टर बच गया है, 7 नंबर चैप्टर देखो बच रहा है। 7 नंबर चैप्टर को हम लोग कल कर लेंगे। 7 नंबर चैप्टर को हम लोग कल कर लेंगे। तो उम्मीद है बुआ आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एग्ज़ाम का जो नज़दीक आने वाला है इसका तैयारी करते रहिए। और जो भी व्यक्ति केस का लेना चाहते हैं वो मेरे क्लास से आकर ले सकते हैं। मिथुन क्लासेस एकंगर सराय, मिथुन क्लासेस एकंगर सराय 76 67 97 23 06 पर आप कॉल करके आकर ले सकते हैं। 76 67 93 23 06। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।